गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है संवत्सरी। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने लोगों को ग्रीट किया है संवत्सरी के ओकेजन पर। और जो ये संवत्सरी होता है ये एक जैन जो कम्युनिटी है वो भद्रपाद कैलेंडर मंथ जो है उस दिन उसके शुक्ल पंचमी के जो दिन है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं जो मिस्टेक्स उन्होंने नोइंगली या अननोइंगली जो है वो कंडक्ट करी हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेज मिच्छमि दुक्खदम, खमौसा, उत्तम क्षमा, खमत खमना, ये सब फ्रेज का यूज़ करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती है। ठीक है, पर्युषान कहते हैं इसको। और जनरली श्वेतांबर सेक्ट जो है जैनिज्म का वो इस दिन को जो है वो एक तरह से सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। संवत्सरी। सो पीएम मोदी हैज ग्रीटेड पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ संवत्सरी एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ पर्युषान. So Paryushan it's a practice where Jains forgive and seek forgiveness for their mistakes committed knowingly or unknowingly by them from all the other living beings. And this falls on the Bhadrapad month of Jan calendar, and it falls on the day of Shukla Panchami. And so basically the Shukla Panchami of Bhadrapad calendar, and it generally falls on the in the August and September month of the Gregorian calendar. So now let us see the next topic which is नुआखाई जोहार. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने लोगों को नुआखाई जोहार के जो है ओकेजन पर भी जो है वो ग्रीट किया है. तो एक सोशल फेस्टिवल है वेस्टर्न उड़ीसा का और कुछ एरियाज़ हैं जो झारखंड में सिमडेगा वाले एरिया में, वहाँ पर ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है. और जो न्यू राइस जो है उस टाइम पर हार्वेस्ट हुआ है उसको जो है वो उसी के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. तो जो गणेश चतुर्थी होती है उससे नेक्स्ट डे जो है इस फेस्टिवल को जनरली सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मतलब फिफ्थ डे होता है लूनर कैलेंडर का, भद्रपाद कैलेंडर का, जो फिफ्थ डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट का होता है. ठीक है, अब इसमें जो न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप है जो आपकी राइस की, उसको जो प्रिजाइडिंग डाइटीज़ हैं जो उनको वो दिया जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा वाले रीजन में. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नुआखाई जोहार. सो पीएम मोदी हैज ग्रीटेड पीपल ऑन द occasion of Nuakhai Johar. So it's a social festival of Western Odisha and Simdega areas of Jharkhand. So it is celebrated to welcome the new rice of the season which has been harvested by the farmers, and it falls on the fifth day of the lunar fortnight of month of Bhadrapad, and generally it falls on the next day after Ganesh Chaturthi festival. And during this occasion the farmers offer the newly harvested crop, which is the new rice, to their respective presiding deities. So now let us see the next topic which is सुब्रमण्य भारती. तो पीएम मोदी जो है महाकवि सुब्रमण्य भारती की 100th पुण्यतिथि पे उन्होंने जो है उनको जो है होमेज पे किया है. तो ये तमिल पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट और जो है इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जो है ये थे सुब्रमण्य भारती जी. एक वर्किंग जर्नलिस्ट थे होते हुए इन्होंने जो है स्वदेश मित्रन, एक तमिल जो है पॉलिटिकल एक न्यूज़पेपर था, तमिल लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, उसमें ये कॉलम भी लिखते होते थे. ये अपनी बहुत यंग एज में इन्होंने ज्ञान रथम एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने विजुअलाइज किया था कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सुब्रमण्य भारती. सो पीएम मोदी हैज पेड होमेज टू द महाकवि सुब्रमण्य भारती on his 100th पुण्यतिथि. He was a Tamil writer, poet, journalist, and an independence activist also. So that's term polyglot. He was also a polyglot. So polyglot means the one who knows several languages. So he was a pioneer in modern Tamil poetry. As a working journalist, he was a regular columnist in Swadesh Mitran, which was a Tamil language newspaper. He also wrote a book, Gnanaratham, which he wrote in his late 20s, and it envisioned an independent India, how India would look like in his vision, and he showcased that vision through this particular book. So now let us see the next topic which is Battle of Saragadi. So September 12 जो है वो हर साल जो है एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ सरागड़ी के रूप में मनाया जाता है. तो इस बार जो है वो 124th एनिवर्सरी है क्योंकि 1897 को हुई थी ये बैटल. तो इस बैटल में क्या हुआ था, आपने केसरी मूवी देखी होगी. 21 सोल्जर्स थे जो सिख सोल्जर्स थे, वो 8000 अफगान ट्राइब के जो सोल्जर थे, अफगान ट्राइब्स थी जो अफरीदी और औरकज़ाई ट्राइब्स, उनके साथ 7 घंटे तक लड़ते रहे थे ताकि जो है
सरागड़ी जो है टावर को बचा के रख सकें, ठीक है। तो सरागड़ी टावर इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को कनेक्ट करता था। तो फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान में जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स रहते होते थे, ठीक है। अब ये दोनों फोर्ट भी जो है वो असल में महाराजा रंजीत सिंह ने बनाए थे, बट ऑफ कोर्स जब ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था तो इन फोर्ट का जो है वो नाम भी चेंज कर दिया गया था। तो ये लोकेटेड कहाँ पर थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर ये जो है ये फोर्ट लोकेटेड थे और सरागड़ी भी वहीं पर लोकेटेड था। और बहुत ही वैलर से इन्होंने फाइट किया। 8,000 जो है, आप सोच सकते हो कि 8,000 लोगों को ये 7 घंटे तक, ये 21 सोल्जर जो है वो उन्होंने सरागड़ी में जो है वो घुसने नहीं दिया, ठीक है। सो ये वैलर की जो ये बैटल है ये बहुत फेमस है, आपने केसरी मूवी में भी देखी होगा अक्षय कुमार की, तो ये बहुत फेमस जो है आपके बैटल है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, बैटल ऑफ सरागड़ी। सो September 12 marks the 124th anniversary of Battle of Saragadi, which was conducted in 1897. And this battle of Saragadi was special because 21 soldiers, the Sikh soldiers, fought with 8,000 tribals. So these Afghan tribals, they fought with the 8,000 Afghan tribals for 7 hours to hold the fort, to this particular Saragadi fort. And this, why was this Saragadi so important that these people continued fighting against these 8,000 tribals? Because it served as the communication tower between Fort Lockhart and Fort Gulistan. At that time, British soldiers were residing in that, and to save them from the onslaught of these tribals, these 21 soldiers fought against these tribals for 7 hours. Okay, so it is a very famous battle. You may have seen the Kesari movie, or the Bollywood movie, or the Hindi movie of Kesari. So it is very famous for that also. It was showcased in that movie also. Okay, so now let us see the next topic, which is National Commission for Minorities. तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन बने हैं अभी रिसेंटली। तो ये इसकी बैकग्राउंड क्या है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का? तो इनिशियली तो है जो 1978 में माइनॉरिटीज़ कमीशन होता था, जिसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गवर्नमेंट ने बनाया था, और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए उस कमीशन को बनाया गया था। लेकिन 1992 में उसको एक प्रॉपरली स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट पास किया गया, और उनका मैंडेट जो है इस कमीशन का वो बढ़ा दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है वो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए वो देखते हैं, इवेलुएट करते हैं। कोई ऐसी कंप्लेंट जो कि माइनॉरिटीज़ को किसी भी तरह से डिप्राइव कर रही है किसी भी सिचुएशन में, तो उसके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स है वो भी यही कमीशन देखता है। माइनॉरिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी जो है वो इसी कमीशन का काम है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन क्या है इस कमीशन की? एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। So in 1978, the government of India, they launched an executive order, and it set up this minorities commission to protect the interest of minorities. But in 1992, they enacted a particular law, the National Commission for Minorities Act 1992, and with this act, this minorities commission transformed itself into a National Commission for Minorities, which is a statutory body. So this particular commission works in to evaluate the progress of developmental programs for the welfare of minorities. It oversees all the legal and constitutional safeguards for the welfare of minorities, and it also looks for into complaints which are related to the deprivation of rights of minorities. It also oversees everything that is related to the socio-economic development of minorities. So it is consisting of a chairperson, a vice chairperson, and 5 members who are nominated by the central government. So now let us see the next topic, which is agricultural indebtedness. ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, एक सर्वे रिलीज़ किया है बेसिकली, जिसमें ये उन्होंने बताया कि 50% जो है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है वो किसी ना किसी तरह के एग्रीकल्चरल डेट में जो है वो, या डेट में बेसिकली इस टाइम पर फंसे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कहा है कि जो लोन की जो अमाउंट है, जो पर एवरेज अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग लोन की, वो 74,000 के आसपास की है। 2019 के ये आंकड़े हैं,
ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 69% के आसपास जो लोन्स हैं वो जो है आपके एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स ने वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर जो है फॉर्मल मैकेनिज्म से लिए हुए हैं, लेकिन 20% से ऊपर के लोन जो हैं वो अभी भी मनी लेंडर से लिए गए हैं। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है उसके बारे में कि कितनी बड़ा इशू है मनी लेंडर से लोन लेने वाला। फिर 57% लोन जो है, सिर्फ 57% लोन्स जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज के लिए गए हैं। बाकी जो आपके 42.5% जो लोन्स होंगे वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें यह भी बताया कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है, जो पर मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है वो 10,000 के आसपास जो है वो बताई गई है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंडेटनेस क्या होती है कि मनी जो है वो आपने पे करनी है और जो है आपको ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना है। अगर ये रूरल इंडेप्टेडनेस बहुत ज़्यादा हाई हो तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का ठीक नहीं है। ठीक है, अब कॉजेज क्या होते हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं: लो इनकम, पॉवर्टी, अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ लोन्स, ठीक है, इनहेरिटेड डेब्ट्स, फिर वेस्ट ऑफ मनी ऑन लिटिगेशंस। बहुत सारे ये रीजंस है उसकी वजह से जो है रूरल इंडेप्टेडनेस जो है वो हमारे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में देखने को मिलती है। So now let us see this topic in English: agricultural indebtedness. So a survey has been conducted by National Statistical Office, and it says that over 50% of agricultural households in the country were in some form of debt, not necessarily the agricultural related debt, but the outstanding loan per household comes out to be 74,000 rupees in 2019. And it is also saying, the survey is saying that 69% of the loans, almost 69% of the loans have been taken from institutional sources like banks or cooperative societies or government agencies. But still, there is 20.5% of loans which have been taken from professional money lenders. Another important fact is that only 57.5% loans have been taken for agricultural purposes. So it means 42.5% of loans have been taken for non-agricultural purposes. The survey is also pointing that the average monthly income per agricultural household during this particular period of 2018 and 19 was 10,000 rupees, or approximately 10,000 rupees. So what are the causes of rural indebtedness? So low income, poverty, and lack of education, unproductive and wasteful expenditure, etc. All these are the causes of rural indebtedness. So now let us see the next topic, which is Oriental white-backed vultures. तो अभी 2020 में अक्टूबर में पिंजौर में एक पिंजौर हरियाणा में एक जगह है पिंजौर, वहाँ पर बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, उन्होंने जो है 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स को जो है वो वाइल्ड एरियाज में छोड़ दिया था। ठीक है, अब उसमें देखा गया है कि जो ये ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स हैं ये ठीक से जो है वो फंक्शन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ब्लेंड हो रहे हैं धीरे धीरे जो है वाइल्ड एरियाज में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइग्रेटरी नहीं होते। ठीक है, तो ये ओरिएंटल वाइट ब्लैक बैक जो वल्चर्स होते हैं ये उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर इनको आपने छोड़ा है। तो ये रेजिडेंट बर्ड्स हैं, वहीं पर रहेंगे, 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही ये रहेंगे, कहीं दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इन पर नज़र भी रखी जा सकती है इसलिए ऑफ कोर्स। अब थ्रेट इनको क्या है कि ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे स्टीरॉयडल ड्रग्स हैं जो कि अब ये वल्चर्स क्या करते हैं, आपको पता ही है कि कोई जानवर मर जाता है तो उसको ही ये खाते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, उस जानवर को अगर कोई नॉन स्टीरॉयडल कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि एक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन, नेमोसुलाइड या फिर डिक्लोफेनेक, सबसे ज़्यादा फेमस यही डिक्लोफेनेक है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। तो ये समझ लो किसी गाय को खिलाया था उसकी किसी बीमारी के लिए, तो जब वो गाय मर जाती है, ठीक है, तो उसको जो है वल्चर खाने आएगा। तो उस वल्चर, जब वो वल्चर उस गाय को या उस एनिमल को खाएगा तो उससे क्या होता है कि उसके बॉडी में डिक्लोफेनेक चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि वल्चर जो है वो उसके लिए सही नहीं होता है ड्रग, उसकी वजह से क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है वल्चर्स की। तो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो 99.9% जो है वो कम हुई है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है इंडिया में, जस्ट बिकॉज जो डिक्लोफेनेक है इसका बहुत ही ओपन यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता ड्रग है, बहुत वेरी लो कॉस्ट ड्रग है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अब कहा है कि हम ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट पर जो है वो देते हैं ताकि लोग डिक्लोफेनेक का यूज़ ना करें अपने एनिमल्स की बीमारियों के लिए। ठीक है, so now let us see this topic in English: Oriental white-backed vultures. So in 2020 October, 8 critically endangered Oriental white-backed vultures were released into the wild
from the Jatayu Conservation and Breeding Center, which is situated uh, at the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary in the Pinjore area of Haryana. And these vultures have been found to be blending well into the habitat out, of course. And generally, these vultures are resident birds, which means that they are not migratory and they remain within that particular radius, within the particular radius of 50 to 100 kilometers of the breeding center, and that's why it is easy to keep an eye over them. So, what is the threat for against these vultures? So, the use of the illegal use of drug diclofenac, because it is very cheap. That's why what people do, they use this diclofenac in their animals to treat some diseases. But what happens once the animal dies? It This drug is still available in its bloodstream. So when the vultures are eating those animals or feeding upon those animals, then this drug gets ingested in these vultures, and these vultures get sick and they die because of this particular drug. Okay, so almost 99.9% of oriental white-backed vulture population has been reduced because of this particular drug, and the government is making some arrangements, and they are providing alternative drugs to this diclofenac so that vulture population can be saved. Okay, so now let us see the next topic, which is orca. ऑर्का क्या है? जो लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी जो है वो आइसलैंड में जो है वो बनाई गई है और वो अब शुरू हो चुकी है. अब ये क्या करेगी कि एयर में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकालेगी और उसको जो है वो ग्राउंड में डाल देगी, सिक्वेस्टर कर देगी. ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 4000 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है ये सिक्वेस्टर कर देगी. लेकिन ये 4000 टन पता है कितना है? सिर्फ जितनी हमारी ग्लोबल CO2 एमिशन सिर्फ 4 सेकंड्स में होती है. ठीक है, तो सिर्फ 4 सेकंड्स में जितनी हम CO2 के एमिशंस करते हैं, उसको उसकी जो उतनी 4 सेकंड्स की जो CO2 एमिशंस को ये पूरे साल में जो है वो सिक्वेस्टर करेगी. ठीक है, क्योंकि हमारी जो पूरे साल की एमिशंस हैं वो 34.7 बिलियन टन्स हैं. तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा एमिशंस होती हैं हमारे उसमें उस प्लैनेट पे. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है या क्या इसमें अब ये वर्क कैसे करता है? अभी क्या करता है कि जो एयर में से CO2 को सक करेगा और जो इसके अंदर केमिकल फिल्टर्स लगे हैं वो उसको कलेक्ट करेंगे CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो है उसको जो बाकी हवा है जो एयर माइनस CO2 मतलब जो बाकी गैसेस बची हैं उसको वापस एयर में डाल देगा फिल्टर करके, और इस ग्रीन हाउस गैस को वो वापस जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो स्टोर कर देगा. ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद. अब ये डायरेक्ट एयर कैप्चर को कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन अभी ये बहुत महंगा पड़ता है. लेकिन जो है आपके रिसर्चर्स जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ये मेथड बहुत फेमस हो जाएगा या स्केल अप हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएंगी. ठीक है, तो ये है तो बहुत अच्छा मेथड, बट अभी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है ये मेथड की. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Orca. So recently the largest direct air carbon capture facility, namely Orca, has started its operation in Iceland. And what it will do, it will pull down 4,000 tons of carbon dioxide per year from the atmosphere, and it will sequester that particular carbon dioxide into the ground. So it will be just the total amount of carbon dioxide which is emitted by the planet in just 4 seconds, but it is a start. It is a well start. Okay, so how it will work? It will suck out the carbon dioxide from the surroundings, and the chemicals filters which are installed in this orca, they will filter out the carbon dioxide from the air, and from the other area, that air, the leftover air will be drawn out, and this sequestered carbon dioxide, or the collected carbon dioxide, will be sequestered to the ground or the underground. And through this method, this orca will sequester almost 4,000 tons of carbon dioxide per year. So it is important that, because the researchers have said that this direct air capture method is very important, and it is the one of the noblest method of capturing carbon dioxide. But there is some problem. The problem is that this method is very costly at this moment, because it is just starting.
But as the various experiments are launched in this method of direct air capture, this technology will also scale up and the costs will come down. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.